अरे हाँ ना, अभी क्लियर आवाज आ रही है मेरी या नहीं? ठीक है। ओके। ऑल ऑफ यू म्यूट और माइक। ओके ओके। इसलिए मैंने माइक माइक ऑफ करवा दिया सारे बच्चों को। अभी मेरी सिर्फ आवाज मेरी आ रही होगी आप सबको, बाकी किसी की आवाज नहीं आ रही होगी, है ना? डन। चलो ठीक। कल आपकी क्लास हुई थी, सागर सर ने ली थी आपकी क्लास। और क्या पढ़ाया था सागर ने, बताइए मेरे को जरा। ओके। चलो, कौन बताएगा पहले क्या पढ़ाया था? फर्स्ट पार्ट में क्या क्या होता है पॉलिटी में, बताइए आप मेरे को। फर्स्ट पार्ट में क्या क्या होता है, रिकअप करते जरा सा। पार्ट वन किसके बेसिस पे था, एंड आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक उसमें थे, रेंज क्या थी उसकी? ठीक है। देन आफ्टर पार्ट टू पेपिन। कोई बात नहीं। सक्षम प्लीज पार्ट टू। ठीक है। प्रेम बाबू, पार्ट थ्री में क्या था बताओ। 35 या 34? ओके। प्रभात, लास्ट बट नॉट लीस्ट, पार्ट फोर। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या होता है ये? क्या होती है बताओ ना मेरे को। कौन से आर्टिकल रहते हैं यहाँ पे, कितने आर्टिकल्स रहते हैं, कहाँ से कहाँ तक रहते हैं? अरे आर्टिकल की रेंज होगी ना। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। ए और बी पार्ट थे, बट 36 से लेके 51 आर्टिकल तक ही आते हैं। किसने बोला कि नहीं आते? हम्म। है ना? चलो, डीपीएसपी कौन समझाएगा? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड अथॉरिटी, कौन समझाएगा ये क्या होता है? व्हाट इज डीपीएसपी? मैं बोलता हूँ मध्य प्रदेश को कोई पावर मिली है क्या, आप बताइए मेरे को। तो मध्य प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है क्या? तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलती है ऐसा बोल लो। बट यहाँ पे तो पंचायत विलेज वगैरह के भी आता है। शुभम, डीपीएसपी क्या होता है बेटा बताओ। इसमें बेनिफिट ऑफ मीन्स पीपल है कुछ, क्या नहीं है?
ये क्या खुद के बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं वो? ठीक है, अब सुनो ध्यान से मेरी बात। डीपीएसपी अगर और कोई बताना चाहता तो प्लीज, अदरवाइज you have 1 minute of time. If you know DPSP then please, otherwise I will. कोई है ऑफिसर जो रियल में ऑफिसर की क्वालिटी निभाए? अच्छा, प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो सुनो बेटा, सब लोग ध्यान से सुनो और लिख लेना आज अच्छे से, ठीक है? मेरे को लगा ही था कि डीपीएसपी किसी को नहीं पता होगा। डीपीएसपी एक्चुअल में डायरेक्ट प्रिंसिपल नहीं होता है, ये होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या होता है? क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है? डीपीएसपी का फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डन है? ये पार्ट 4 के, अगर मैं शुद्ध हिंदी में बात करूं तो ये पार्ट 4 के अंतर्गत आता है, और इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो 36 से लेके 51 आर्टिकल्स तक हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ये लिखा गया है, ठीक है? क्योंकि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखे जाते हैं तो ये सब बताने की मेरे हिसाब से नीड नहीं है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अगर है तो उसमें आर्टिकल्स लिखे होंगे। डीपीएसपी एक तरीके से आपका प्रावधान है, आपके लिए वो बनाया गया है, बट उसमें आपका इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, वो नॉन जुडिशली डिपार्टमेंट है एक तरीके से देखा जाए तो। अगर मैं बोलता हूँ कि किसी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया एज फॉर योर, मान लेते हैं कुछ, जैसे कि अभी अग्निवीर वाला एक केस हुआ, समझना इस बात को, मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ अग्निवीर वाला। तो जब उन्होंने इम्प्लीमेंट किया तो आप उसको हटाने के कोई भी लायक नहीं हो, आप उसमें कोर्ट भी जाते हो तो देयर इज नो लुक फॉर दिस, बिकॉज कोर्ट जाने का एक ही मुद्दा होता है। जैसे मान लो आपका कोई अगर आपके फंडामेंटल राइट के साथ कोई अगर छेड़खानी होती है तो यू हैव टू गो टू द कोर्ट, है ना? बट अगर फंडामेंटल राइट के साथ छेड़खानी नहीं हो रही है तो आपको कोई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, और जा भी नहीं सकते हो। जरूरत तो ठीक है, अगर आपको लगता भी है कि जाना है बट जा नहीं सकते हो, ये बोलता है डीपीएसपी। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? पहली बात समझ में आई। दूसरी बात ये है कि इन्होंने एम बनाया था। अब जैसे क्या होता है, जैसे आज हमारा एम क्या है कि हमारे यहाँ से जितने भी हमसे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मेरा सीधा सीधा एम है कि सारे के सारे बच्चे एनडीए क्वालिफाइड हो जाएं या सीडीएस क्वालिफाइड हो जाएं या अदर कोई भी जॉब पर लग जाए फिलहाल पे, ठीक है? ऐसे ही इनका एम था कि इनको स्टेट को वेलफेयर करने के लिए, जैसे अब हमारे हिसाब से देखा जाए तो जैसे इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है स्टेट्स की, है ना? सोशल ग्रोथ होती है स्टेट की। अब इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या होता है? पैसा, इनकम। मान लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, जैसे मान लो मेरे को फैक्ट्री डालनी है आज एक, मध्य प्रदेश में ही मैं बात करूँ, मैं आज एक चीफ मिनिस्टर हूँ ऑफ मध्य प्रदेश, और मैं सोचूं कि मेरे को इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो मैं क्या करूँगा? बिजनेस डालूंगा अपने सबसे ज़्यादा, जिससे क्या होगा कि जो पीपल्स हैं उनको नौकरियां मिलेंगी। अब उसमें मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? तो मुझे ये भी करना हो सकता है कि भाई मैं किसी की ज़मीन को लेने की कोशिश करूं और मैं उनको कुछ ना कुछ पेमेंट दूँ, ठीक है? और वो आता है कुल मिलाकर डीपीएस में, क्योंकि आप उसको कुछ बोल नहीं सकते हो। ये तो जानते ही होगे आप बहुत अच्छे से कि जब भी किसी की ज़मीन को लिया जाता है तो उसको एक मुआवजा दिया जाता है। आप उसमें कोई भी केस नहीं लग सकते हो अगर वो गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज की गई जमीन है तो। बात जानते हो ये चीज़ें? आपने देखा भी होगा कि कई लोगों को 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए देके सेटल डाउन कर देते। क्यों? क्योंकि उनके नियम के अकॉर्डिंग, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, वो आया कहाँ से था कॉन्स्टिट्यूशन? अगर मैं ऐसे बात करूं तो वो एक इरस कॉन्स्टिट्यूशन था। कहाँ का था?
विपिन कहाँ का था वो कॉन्स्टिट्यूशन? एरिस कॉन्स्टिट्यूशन। एरिस मतलब होता है एक्चुअल में ईरान या इराक की बात करें वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, उसमें डीपीएस की एसपी का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो जो जो चीज़ें वो बोलेंगे वही आपको करना पड़ेगा। एक तरीके से आप इसको ये भी बोल सकते हो, अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करूँ तो वी कैन से ऑल्सो, जैसे कि मान लो आपने देखा होगा कई बार कि कोई ऑर्डर दे दे आपको एक तरीके से, ठीक है, और उस ऑर्डर को आपको फॉलो करना पड़े। हो सकता है वो ऑर्डर आपके लिए अच्छा हो सकता है वो ऑर्डर आपके लिए बुरा हो। अब क्योंकि गवर्नमेंट है और क्योंकि डीपीएससीपी का उल्लंघन भी ना हो, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, फंडामेंटल राइट्स को पहले रख दिया था कि वो आप डिसएग्री उससे नहीं कर सकते। कैसे फंडामेंटल राइट? अगर मैं पूछूंगा कितने होते हैं तो बताओ, कौन कौन बता सकता है फंडामेंटल राइट कितने होते हैं? फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं? 6 होते हैं बोल लो, ठीक है। 6 बताना जरा, कौन कौन से होते हैं, एक एक करके बताओ। अंकिता सबसे पहले आप, अंकिता अंकिता सबसे पहले आप। ठीक है, एक हो गया राइट टू इक्वलिटी, देन आफ्टर राइट टू स्पीक, ओके। सक्षम, राइट टू फ्रीडम थर्ड हो गया। शबम, ठीक है, फोर्थ हो गया। सचिन, विपिन, हम्म 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 ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज में क्या क्या आता है, मतलब क्या है इसका? कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज में जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, उसमें क्या क्या, मतलब क्या बोल सकते हो आप इसको इजी वे में कैसे समझा सकते हो? व्हाट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेमेडी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब सुनो, तो इसका मीन्स डीपीएसपी ये है कि इसको उल्लंघन करे बिना बाकी कोई भी कानून आपको ला सकती है। और कानून लाने का एक ही मकसद रहता है, हो सकता है उनका भी कोई बेनिफिट हो सकता है जैसे कोई कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं ऐसे, जो प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि सिर्फ उनका बेनिफिट होता है, तो वहाँ पे भी आप नहीं बोल सकते, क्योंकि चीज़ें ऐसी हो जाती है कि वो आपके दायरे में दायरे के बाहर है, एक तरीके से आप ये बोलते हो। जैसे मान लो आप मुझे अपोज नहीं कर सकते हो, एक तरीके से दायरे से बाहर है, वही चीज़ आपको वहाँ लागू करनी कि आप वहाँ पे अपोज नहीं कर सकते हो, इट इज़ बियॉन्ड योर लिमिट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सोशल की बात करूं तो सोशल में आर्टिकल 38 आता है, लिखो बेटा सब लोग, है ना, कोई नहीं लिख रहा होगा तो लिख लेना, क्योंकि हो सकता है मैं कल फिर पूछूंगी या बाद में पूछूं थोड़ी देर बाद, तो कोई भी डाउट हो तो पूछते जाना। सोशल में सबसे पहले सोशलिस्टिक अगर मैं बात करूं तो सोशलिस्टिक में आर्टिकल 38 आता है, आर्टिकल 39A आता है एंड आर्टिकल 41 आता है, समझ रहा हूँ? लिखे तीनों चीज़ें, आर्टिकल 38 आता है, आर्टिकल 39A आता है एंड आर्टिकल 41 आता है, ये 3 आर्टिकल आपके सोशल में आते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 38 में क्या है तो सुनो, अगर मैं किसी को एक सेकुलरिज्म की बात करूं, ऐसा सेकुलरिज्म की बात भी ना करूं, मैं सीधी बात एक करूं, जैसे मैं वेलफेयर चाहता हूँ, आपकी भलाई चाहता हूँ मैं किसी की भी, ठीक है, तो पीपल को जस्टिस के लिए एक तरीके से मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप जा सकते हो कहीं भी, ऐसा बोल दिया मैंने, कर दो भाई। हाँ भाई बोलो, फ्रेम प्लीज। आर्टिकल 38
आर्टिकल 39A, आर्टिकल 41, ये 3 आर्टिकल सोशल में आते हैं, ठीक है। ओके, अब आर्टिकल 38 जो है वो वेलफेयर के काम के लिए यूज़ किया जाता है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जैसे मान लो मैंने कोई ऑर्डर पेश कर दिया आपके लिए, मैंने बोल दिया कि नहीं यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस, ठीक है, तो यू हैव अ चांस टू गो टू द कोर्ट, ये वाली कंडीशन वहाँ पर लागू हो रही है 38 आर्टिकल में, ठीक है। मान लेते हैं विपिन एक नौकरी में है जो कि गवर्नमेंट नौकरी है, किसी ने कंप्लेंट डाल दी, किसी अथॉरिटी ने, जो अधिकारी हैं उन्होंने इनको हटा दिया, देन आफ्टर इसके पास एक चांस है कि ही विल गो फॉर द जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट फॉर जस्टिस, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 38 की बात। बट मैं वही 39 की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि भैया फ्री, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो लीगल एडवाइजरी फ्री मिलती है, इसके लिए गरीब इंसानों के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोगों के पास पैसा नहीं होता वकीलों का पैसा भरने के लिए, तो उनके लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी आपको वकील देगी। अब वकील भी कौन होगा? गवर्नमेंट ही होगा, बहुत बेसिक सी बात है। बट वो अथॉरिटी आपको क्या दे रही होगी? 39A में आपको बोला गया है कि आप जैसे मान लो मेरे पास पैसे नहीं है, समझना इस बात को, मेरे ऊपर कोई केस लग गया, अब मेरे पास पैसा नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, आप जाइए, आपको सीधा सीधा एक एप्लीकेशन सबमिट करनी है, किसमें? कोर्ट में सबमिट करनी है। आई डोंट हैव एनी मनी फॉर एक्वायरिंग द वकील, या वो क्या उसको बोलते हैं भाई, अरे मैं भूल गया यार उसको नाम क्या बोलते हैं, लॉयर, ठीक है। आपके पास नहीं है पैसे तो आप लॉयर को नहीं एक्वायर कर सकते हो। दैट्स वाई आई हैव टू अप्लाई फॉर द आर्टिकल 39A फॉर फ्री लीगल एडवाइजर फॉर मी, सिंपल, ठीक है। तो इससे क्या होगा? आपका एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर आपको वकील प्रोवाइड किया जाएगा। डन है? किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, वन। फिर आता है आर्टिकल 41। अब आर्टिकल 41 क्या बोलता है तो समझो, जब 41 की बात आती है तो वो होता है वर्क के लिए, वो होता है एजुकेशन के लिए, और वो होता है पब्लिक असिस्टेंट के लिए। मतलब कुल मिला के मैं अगर सिंपल सी भाषा में एक समराइज करूँ इसको, तो जैसे मैं कुछ वर्क करना चाहता हूँ, मैं एजुकेशन लेना चाहता हूँ, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, हमारे लिए हम कर सकते हैं, हमें किसी की पूछने की जरूरत नहीं है। और इसी को बोलते हैं हम क्या? डेमोक्रेसी। अदरवाइज वो क्या कहलाए कि डिक्टेटरशिप। अगर मेरे को कुछ पूछ के काम करना पड़े तो वो डिक्टेटरशिप कहलाती है, और अगर मैं खुद काम कर सकूं कोई भी तो वो क्या कहलाती है? डेमोक्रेसी। तो जब डेमोक्रेसी, इसलिए आर्टिकल है, और आर्टिकल है तो आर्टिकल 41 में यही बोला गया कि आप काम करना चाहते हो, आप फ्रीली आप काम कर सकते हो। आप एजुकेशन लेना चाहते हो, यू हैव फ्री राइट टू एजुकेट योरसेल्फ। आपको अगर कोई किसी को भाषण देने हैं, या जैसे कि आपने देखा होगा बाबा बैरागी लोग, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, है ना, या कोई और ऐसे आ जाते हैं कि भाषण देने लगते हैं दर दर फालतू का, तो है ना, तो वो कौन है? वो आर्टिकल 41 के अकॉर्डिंग दे पा रहे हैं। उनके पास अथॉरिटी अगर ऐसे देखी जाए तो नहीं है, बट उनके पास आर्टिकल की वजह से वो कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे स्पीक वाला है ना, राइट टू स्पीक, वही सेम चीज़ यहाँ पे अगर आप पब्लिक असिस्टेंस करो तो एक तरीके से देख सकते हो आप कि जैसे कि आपने देखा होगा वागीश्वर धाम वाले पंडित जी। अब एक्चुअल में मैं किसी धर्म से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं बोलूँगा अभी यहाँ पे, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, बट मैं अगर लीगली जाऊँ या मैं अगर लॉजिकली उसको प्रोवाइड करूँ इस चीज़ को, तो आप समझो कि एक्चुअल में तो ये तो हुआ ठगना यार किसी को। समझ रहे हो बात को मेरी? ये तो हुआ ठगना। अब कुछ लोग होंगे ऐसे जो उनके भक्त भी होंगे, बट मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ कि भाई आप ये सोचो कि मैं बागेश्वर धाम की बात कर रहे हैं किसी और की, नहीं। ठीक है, भगवान पर विश्वास एक अलग बात है, बट किसी और चीज़ का विश्वास करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपको ठग रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें उनके पास राइट है, इसलिए वो बोल पा रहे हैं। समझ रहे हो बात को? अगर मैं कॉमन पे आऊँ तो उनके पास राइट है, इसलिए वो बोल पा रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर है समराइज फॉर्म में? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज। सक्षम? डाउट है कुछ बेटा? विपिन? शिवम मिश्रा? प्रभात? आर्टिकल 38 में क्या डाउट है बताओ?
38 एक्चुअल में वेलफेयर के लिए है, आपको प्रमोट किया जाता है आपके वेलफेयर। जैसे मान लो यार, मैं एक सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ इस चीज़ को, 38 को आप रिलेट करना इस चीज़ से। जैसे मान लेते हैं आपसे कोई गलती हो गई, ठीक है, अब मैं इसी को बोलता हूँ, आपसे कोई गलती हो गई, आपने कुछ कर दिया, अभी आपकी एज भी नहीं, आपने मान लो मर्डर कर दिया, फिलहाल मैं एक XYZ एग्जाम्पल यही रख रहे थे, ठीक है। अब हुआ ये कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है और आपने एक्चुअल में मर्डर नहीं किया, सिर्फ आप पे दोषी ठहराया गया हो, आप बेमतलब में, फालतू में बोला जाए तो ये कुल मिला के इस चीज़ को इंश्योर करता है कि कोई भी इनजस्टिस ना हो पाए। तो आपको कोर्ट में बोलने की भी परमिशन है, पहली बात। दूसरी बात, आपको कोर्ट में जाने की भी परमिशन है। दूसरी बात, आपको वेलफेयर मतलब आपका भला चाहती है सरकार, तो इसलिए आपसे बोला है कि आपके भलाई के लिए हम सब कुछ करेंगे, आप सिर्फ अपना पक्ष रखें। समझ में आ रही बात मेरी? मतलब बेसिक लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ इस चीज़ को। अभी समझ में आया मेरी बात पूरी? क्लियर है? ठीक है, पलक दुबे क्लियर है सारी चीज़ें तीनों? ओके। अब आता है सेकंड में, जब आप 40 जब आप 40, 43B और 47 की बात करते हैं। अब देखो, इसमें आप समझ रहे हो कि मैं कुछ आर्टिकल छोड़ रहा हूँ अभी, ध्यान दिया आपने? जैसे मैंने 38 बोला, 39A बोला एंड 41 बोल दिया था डायरेक्ट वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे मैंने 39 का मैंने कुछ पार्टिकल छोड़े थे, जैसे 39B छोड़ दिया था मैंने वहाँ पे। देन आफ्टर मैंने 36 भी छोड़ा था, सॉरी 36 बोल रहा हूँ, 37 भी छोड़ा था मैंने और 36 भी छोड़ा था। देन आफ्टर यहाँ पे मैंने देखा होगा तो आप, मैं बोल रहा हूँ 40 आर्टिकल, 43 बोल रहा हूँ डायरेक्टली, मतलब 42 भी छोड़ रहा हूँ मैं। तो 43 के बाद मैं सीधा क्या बोल रहा हूँ 47। इसका मतलब मैंने कुछ ना कुछ गैपिंग छोड़ के रखी है। तो वो आर्टिकल्स जो है वो बाद में होंगे, वो डीपीएसपी में नहीं आते। ध्यान से सुनना, आर्टिकल्स जो रहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं, एक समराइज फॉर्म में अगर देखें आप उसको, तो जैसे डीपीएसपी की जब बात आती है तो डीपीएसपी एक्चुअल में जो डायरेक्टिव स्टेट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी है, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ आर्टिकल पे है। समझना इस बात को। वो ऐसा नहीं है कि 36 से चालू हुआ तो 51 तक सारे आर्टिकल जोड़ देंगे, नहीं, ये गलती कभी मत करना कोई, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। कुछ ना कुछ आर्टिकल है वहाँ पे जो लेफ्ट आउट करते हैं और जो कहीं और जाके मिलते हैं, वो भी समझाऊंगा मैं आगे चल के, कहीं ना कहीं अपन को मौका मिलेगा वो समझाने का, तो जब वो बताऊंगा। अभी क्योंकि अपन डीपीएसपी की बात करें तो वहाँ पे आते दोबारा से, जो 40, 43B एंड 47 ये 3 आर्टिकल हैं, लिख लिया सबने? 40 आर्टिकल, आर्टिकल 43B एंड आर्टिकल 47, ये 3 आर्टिकल लिखे आपने। ठीक है, अब सुनना इस बात को, ये कहलाते हैं गांधीयन प्रिंसिपल, इनको बोलते हैं हम गांधी जी के प्रिंसिपल। एक्चुअल में देखा जाए तो गांधी जी जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने कुछ ना कुछ बोल सकते हो, आपके नेशनल मूवमेंट जब चलाया तो उन्होंने कुछ ना कुछ बोला था कि भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए। तो वो आर्टिकल्स में ऑर्गेनाइज कर दिएगा उनको, ठीक है। तो इनको हम गांधी प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, आर्टिकल 40, आर्टिकल 43B एंड आर्टिकल 47, ये 3 आर्टिकल गांधी प्रिंसिपल में आते हैं। क्लियर है बात? अब सुनो ध्यान से, बहुत अच्छे ध्यान से सुनना। आर्टिकल 40 की जब बात होती है तो वो क्या करता है? वो ये करता है कि हमारी, आपने सुना होगा गांव में पंचायत चलता है, सुना है? सरपंच जिसको बोलते हैं, है ना। तो सब लोग जानते हो सरपंच। अब एक्चुअल में सरपंच पहले नहीं हुआ करते थे। ये क्या हुआ कि गांधी जी ने बोला कि इनको जो पंचायत है उनको एक सेल्फ गवर्नमेंट टाइप का बना दिया जाए। अब सेल्फ गवर्नमेंट से क्या होगा? सेल्फ गवर्नमेंट से ये होता है बेटा कि जो गांव में रह रहे जो व्यक्ति, उनके विचार एक तरीके से खुल के सामने आएंगे। उनको कोई तकलीफ है तो वो डायरेक्टली किसी से बोल सकेगा, क्योंकि डायरेक्टली एमएलए से मिलना इट्स नॉट एन इजी टास्क, ठीक है। डायरेक्टली आप सोचो प्रधानमंत्री से मिल लो, इट्स नॉट एन इजी टास्क। डायरेक्टली आप सोचो प्रेसिडेंट से मिल लो, इट्स नॉट एन इजी टास्क। ये सारे टास्क इजी नहीं है। तो उनको क्या किया, एक सरपंच, एक मुखिया बना दिया गया कि भैया आप ही चूज कर लो, आपके कोई एक आदमी को हम वहां बिठा दे रहे हैं, वो सारी की सारी आपकी परेशानियां आपके हल करते जाएगा। समझ रहे हो? जैसे कि अब हमने ऐसा किया जब, तो उससे क्या हुआ, आपके जो घर वगैरह हैं बनने लगे, और भी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे नल हो गया, है ना, वॉशरूम्स वगैरह हो गए, बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। तो कोई भी परेशानी होती है तो वो जाते हैं सरपंच के पास, सचिव के पास,
वो क्या करते हैं, आपका निराकरण करके सामने रख देते हैं। क्या आपने ये बात समझ में आ गई, कितना क्या बोला मैंने ये? तो अगर मैं आर्टिकल 40 में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा कि विलेज पंचायत एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब विलेज को हमने एक पंचायत बना दिया और पंचायत को हमने एक सेल्फ गवर्नमेंट का ऑर्डर दे दिया कि भैया आप अपनी पंचायत खुद संभालो, हमसे कोई लेन देन नहीं है। तो ये आर्टिकल 40 में गांधी जी ने बोल दिया। क्या बात क्लियर है यहाँ तक सबको? प्रेम कुछ बोल रहा है बेटा? विलेज पंचायत एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, लिख लिया सबने? ओके। अब आता है आर्टिकल 43 बी। जब हम 43 बी की बात करेंगे, अब ध्यान से सुना, 43 बी, ठीक है, ये आर्टिकल की बात चल रही है। जब हम इसकी बात करेंगे तो ये एक तरीके से आपने देखा होगा कई सारी सिटीज़ में आपने देखा होगा बिल्डिंग्स वगैरह बना देते हैं, सोसाइटी बनाते हैं। जैसे कि मैं सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा एंड वो क्या बोलते हैं, गोकुल धाम सोसाइटी, समझ रहे हो? तो ये जो है ना, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव मतलब सबसे मिलजुल के चलने वाली सोसाइटी। ये 43 बी में इन्होंने ये बोला गया कि उसका फॉर्मेशन किया जाए और उसको फंक्शन दिया जाए एक ऑटोनोमस टाइप का, कि भाई वो अपनी जो जिम्मेदारी है, जो अपनी वो फैसिलिटीज़ है, वो फुलफिल कर सके एज योर सेल्फ। मतलब आपने ये भी देखा होगा कि कई जगह पे आपने देखा होगा, जैसे गोकुलधाम सोसाइटी है, मेंटेनेंस भरा जाता है। देखा है आपने, सुना है ना मेंटेनेंस भरना, है ना? पोपटलाल जब लड़ते थे तो उनसे कि नहीं हम मेंटेनेंस नहीं देंगे, ये ना वो। तो वही चीज़ आप समझो कि मेंटेनेंस भरने का जो कारण है ना, वो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आपको सारी चीज़ें एक जगह पे प्रोवाइड कर रही हैं। आपको गवर्नमेंट से लड़ने की जरूरत नहीं है। वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, देन आफ्टर वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, नगर पालिका में, नगर पालिका से लिंक करके वो डायरेक्टली आपको प्रोवाइड कर देगा सारी चीज़ें। ये बात जानते हैं आप सब? ये सिंपल सा कारण है कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए ये बहुत बहुत मॉड्यूल भी है, अच्छी बात भी है ये कि भाई हर सोसाइटी के मतलब हर एक अगर मैं बोलूँ कि हर जगह सोसाइटी होगी तो इट विल इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑल्सो, इट विल इंक्रीज द बेसिक फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। क्योंकि जब अच्छी जगह आप जाओगे, जब आप मेंटेनेंस वगैरह दोगे, तो ये भी अच्छी बात होगी कि वहाँ पे वीआईपी लोग ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो वीआईपी मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, किसी को लो फील नहीं कराना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो मेहनत करना जानते हैं, वही लोग वहाँ पर रहेंगे। ये बात आप समझ रहे हो? क्योंकि कई लोग आज के ज़माने में ऐसे हैं जो मेहनत पे विश्वास नहीं करते, वो काय पे विश्वास रखते हैं, लक पे। और जो कि मेरे हिसाब से कहीं से कहीं तक लॉजिकल प्रूफ नहीं होता है। होता है, लक फैक्टर होता है, बट मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है, लक भी नहीं अगर, तो इफ़ यू हैव अ क्वालिटी देन यू विल ग्रोथ एज योर सेल्फ। अगर आपका लक नहीं, आपको नौकरी नहीं मिली, आपको कुछ नहीं मिला, बट ये तो गारंटेड है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आपकी वैल्यूज़ होंगी, समझ रहे हो? एंड इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज तो आपकी ना ही कोई लक का मतलब निकलता है, ना ही किसी और चीज़ का मतलब निकलता है। अब ये भी तो समझो आप, जैसे मान लो आपकी नौकरी नहीं लगी फिलहाल में, अब आप, मैं बहुत गहरी बात पे जा रहे हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। मान लो आपकी नौकरी नहीं लगती है, ठीक है, अब क्योंकि मेहनत तो आप सब कर रहे हैं, मगर मान लेते हैं मैं नौकरी नहीं लगी फिलहाल में, ठीक है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि यार हमारी मेहनत वेस्ट हो गई, नहीं, मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती है। मेहनत कहीं ना कहीं काम में आपको आ जाएगी। और वो चीज़ कहाँ दिखेगी? हो सकता है आपके, जैसे मान लो आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, है ना? अब ये भी तो हो सकता है कि आपको भगवान ने बनाया ही ना हो यार उस चीज़ के लिए, ये भी तो सोचो ना भाई। हो सकता है आपको कोई टीचर के रूप में बनाया, हो सकता है आपको कोई मीन्स एनजीओ के रूप में बनाया, हो सकता है आपको कोई स्पोर्ट्समैन के रूप में बनाया हो। तो कई सारे ऐसे फैक्टर हो सकता है, बिजनेसमैन बनाया हो सकता है, कंगाल भी बनाया हो, दोनों चीज़ें, मतलब पॉसिबिलिटीज आर ऑल, है ना? सारी चीज़ पॉसिबल है। बट पॉसिबिलिटी के बेस पे अगर आप चलोगे तो ये बात भी तो क्लियर है ना कि आपकी मेहनत, जरूरी तो नहीं है कि हर जगह सक्सेसफुल ही मिलेगी आपको। बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ मेरी, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? विपिन, सो गए क्या भाई तुम? नहीं, मैंने कहा तो सो तो नहीं गया भाई।
नहीं मैं तो दिन भर का थका आ रहा आया हूँ स्कूल से और मैं तुम लोग को पढ़ाने बैठ गया यहाँ पे। और मेरे को लग रहा है ऐसा कि कैमरे बंद है तो सब सो गए। ऐसा तो नहीं है कोई? क्योंकि पॉलिटी में नींद आती है मैं मानता हूँ, बट ये तो इंटरेस्टिंग पार्ट है यार। मेरे को ऐसा सबसे अच्छा पार्ट मेरे को डीपीएसपी ही लगता है, क्योंकि ये बहुत प्यारा पार्ट है सीखने के पर्पज से। तो ऐसा तो नहीं है किसी को नींद आने लगी हो? क्या बोल रहा है प्रेम? नींद आती है हिस्ट्री में? नहीं, हिस्ट्री का भी एक टेक्निक होती है। मैं एक आध दिन तुम लोग को हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, हो सकता है कल या परसों के अंदर मैं हिस्ट्री में तुम लोग को पढ़ाऊंगा, है ना। थोड़ा सा टाइम की अभी शॉर्टेज है मेरे लिए, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही काफ़ी ज़्यादा अभी कंटिन्यूसली क्लास लेने में। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं तुम लोग को हिस्ट्री पढ़ाऊँ, और हिस्ट्री में मेरी गारंटी है कि नींद नहीं आ सकती जब मैं पढ़ाऊँगा, ये मेरी गारंटी है। टेंशन मत लो इसके लिए। हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है यार, देखो पढ़ाने वाले पे डिपेंड करता है कि इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। मतलब अदरवाइज मैं तो बोलता हूँ कि मैथ्स में भी नींद आने लगती है फिर। ये बात भी लॉजिक है ना। पढ़ाने वाला अगर इंटरेस्टेड है तो इट विल क्रिएट इंटरेस्ट, अपने आप इंटरेस्ट क्रिएट कर देगा आपका खुद ही। क्योंकि जरूरी ये नहीं है कि आपसे हर बार पूछा जाए कि भाई ये जागे हो कि नहीं, वो खुद भी पता चल जाता। मगर आज मेरे को ऐसा लग रहा है सन्नाटा सा छाया हुआ है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे सब लोग सो चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक के पूछने लगा कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं है कि डेड एंड हो जाएगा सबका। क्या बोल, कौन बोल रहा है? हाँ शुभम, क्या बोल रहे थे बेटा? अच्छा, सुन रहे थे शांति से, ऐसा बोल रहे हो? ठीक है, डन। पलक, तुम तो नहीं सो गए? तुम्हारी आज पहली क्लास है, आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका है लगभग, तुमने सो नहीं गए हो? पूछ लो मुझे तो। सुन रहे हो? क्या हो गया, नींद भाग गई? अरे तो बढ़िया है, नींद भाग गई तो ये जरूरी भी है। चलो ठीक है। चलो, म्यूट और माइट अगेन। सुनो ध्यान से। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात खत्म होती है यहाँ से कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी से इन्होंने फंक्शनिंग कर दी कि आप अपना खुद संभालो। अब आप समझो कि क्या इन्होंने डीपीएसपी में ऐसा भी किया, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाना इस चीज़ को, कि क्या इन्होंने डीपीएसपी का मतलब एक चीज़ एक तरीके से ऐसा कर दिया कि इन्होंने डिवीज़न कर दिया अपने इंडिया के, और डिवीज़न करके इन्होंने एक फ़ायदा उठाया कि भाई पूरा काम मेरे सर पे ना चढ़ के थोड़ा थोड़ा सा काम सब में बांट दिया जाए। क्या ये बात समझ में आई तुम लोग को? थोड़ी बहुत लॉजिक लगा इसमें? ये इम्पोर्टेंट था भी, और ये जो किया गया ना वो एक्चुअल में डीपीएसपी का मतलब ही यही है, समझ रहे हो बात को? ये गवर्नमेंट जो बोलती है वेलफेयर करने का, तो वेलफेयर बेटा छोटे सोसाइटी से हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द, जैसे मान लो मैंने घर बनाया, आप घर कैसे बनता है, नींव अच्छी रखोगे आप अगर, तो घर आपका अच्छा क्रिएट होगा। तो वही चीज होती है कि क्योंकि आप अगर गांव में नहीं घुसते हो जब तक, तो अगर जब तक आप गांव में नहीं घुसोगे तो आप कैसे इंडिया को आगे ले जा सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़। इसलिए सबसे पहले डीपीएसपी में गांव को रखा गया कि भैया आप पंचायत उठाओ, आप अपना काम करो। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आके उन्होंने क्या किया, मॉडर्नाइजेशन को देखते हुए उन्होंने बोला कि भैया सोसाइटीज भी कुछ होती हैं, तो वो सोसाइटी को अच्छा, सोसाइटी एक चीज और होती है, ध्यान रखना, सोसाइटी दो तरीके की होती है, एक होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक होती है सिर्फ सोसाइटी, जो कि होती, जैसे आपने देखा होगा गेहूं वगैरह होता है या बीज होता है कुछ, या नॉर्मली खाने वाने के जो फूड आइटम्स रहते हैं वो भी सोसाइटी में रखे जाते हैं। सुना है आपने ऐसा कभी? हाँ। तो वो जो वो वाली सोसाइटी है तो वो अलग होती है। वो एक्चुअल में क्या है, अगर मैं उसको डीपली थोड़ा सा घुसने की कोशिश करूँ उसमें, तो मैं उसको सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकता हूँ कि वो जो सोसाइटी होती है उसका सोसाइटी नाम रख दिया है, वो सोसाइटी नहीं कहलाती है, समझना इस बात को। उसमें क्या हुआ था, किसी न किसी एक इंसान ने, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि मैं गांव में रहता हूँ अभी फ़िलहाल में, ठीक है, और मेरे को जाना है सागर, और सागर में जहाँ पे गेहूँ इकट्ठा होता है, जो अपना वेयर हाउस होता है, वहाँ पे मेरे को जाना है फाइनली, ठीक है, रीच करना है मेरे को, अपना सारा सामान वहाँ पे देना है, और देन आफ्टर कुछ मनी मिलेगा वहाँ से, तो मैं मनी लेके शांति से घर आ जाऊँगा, ये मेरा कहना है, ठीक है। अब मैं गाँव से निकल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता मेरे को क्या बोलना है, क्योंकि मेरे को नहीं पता वो वेयर हाउस होता है, समझना है इस बात को।
ठीक है, मेरे को नहीं पता कि वहाँ पे इकट्ठा होता है जहाँ पे पूरा मटेरियल, जहाँ पे पूरा फूड आइटम इकट्ठा होता है, वो पूरा वेयर हाउस कहलाता है। मेरे को नहीं पता इस बारे में। मैंने क्या किया, मैं जा रहा हूँ, अब क्योंकि हमने सुना है कि सागर में तो सोसाइटीज़ हैं, तो एक बंदे ने बोल दिया कि हम तो सोसाइटी जा रहे हैं। समझ रहे हो बात को? अब हुआ क्या कि जब वो सोसाइटी गया तो वो चला गया कहाँ, गेहूं रखने के लिए। तो दूसरे इंसान ने देखा, अरे भैया अच्छा मतलब इसको सोसाइटी बोलते हैं, उसने ही बोल दिया सोसाइटी। ये बात ऐसे फैल गई। बात समझ रहे हो ना मेरी, कि एक्चुअल में ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, सोसाइटी नहीं होता कुछ भी। समझ में आई सबको अब बात? तो अब कोई भी इंसान आज के बाद ये फालतू की बात ना करे कि हम सोसाइटी जा रहे हैं गेहूं रखने के लिए, प्लीज। ठीक है विपिन, समझ में आया सच्ची? ये सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एक्चुअल में ये कुछ लॉजिक नहीं था इसका। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा हो जाता ना, जैसे मान लो मेरे को दिल्ली जाना है, मेरे को नहीं पता मेट्रो क्या होती है, तो मैंने बोल दिया एक वो ट्रेन चलती है उसमें जा रहा हूँ मैं। अब उसको ट्रेन बोलने लगे आदमी। भाई मेट्रो ट्रेन में फ़र्क है बहुत ज़्यादा, जानते हैं इस चीज़ को? और कई लोगों को आपने, अगर आपने नोटिस किया हो तो कई आप थोड़ा सा ऐसे जो लो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, जो थोड़ा सा ऐसा रहता है जिसने कभी घूमा ना हो, या वो जो पहली बार जाता है, उनको लगता है वो ट्रेन है। क्या मेरे को कोई बताएगा कि ट्रेन और मेट्रो में फ़र्क क्या है? मेट्रो सिटी क्या होता है? जिसको हम क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं, नॉट मेट्रो सिटी। यही बात है गलती अपनी, कि आपने फुल फॉर्म नहीं जानते किसी की चीज़ का। देखो, मेट्रो सिटी नहीं होता कुछ भी, मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी। अब सब लोग को ध्यान रखना है इस चीज़ को कि भाई हम मेट्रो सिटी कभी नहीं बोलेंगे। अगर मेरे से कोई पूछता है तो मैं क्या बोलूँगा, मेट्रोपॉलिटन सिटी। पहली बात, जो हाईली डेवलप्ड हो जाती है, हाईली एजुकेटेड जो रहती है, जिसमें कंट्री का सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको हम मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं। और अगर उसमें कोई लोकल ट्रेन चल रही हो, अब समझना है इस बात को, बहुत फ़र्क है। कोई लोकल ट्रेन जो सिर्फ और सिर्फ उसके दायरे में जा रही होगी, जो सिर्फ और सिर्फ लोकल्स में चल रही होगी, जैसे हमारी लोकल बसेस, तो अगर वैसे, उसको हम बोलते हैं मेट्रो। समझ आया बात को? अब कुछ मेट्रोज जो हैं वो इलेक्ट्रिक भी हैं, और कुछ मेट्रो हैं जो वो डीजल भी हैं। अभी आपको पता होगा ये चीज़, दो तरीके के मेट्रो चलते हैं, एक होती है डीजल और एक होती है इलेक्ट्रिक वाली। ज़्यादातर आजकल सब जगह इलेक्ट्रिक वाली चल रही हैं, ये भी बता देता हूँ मैं तुम्हें। बिजली के खंभों से ही ज़्यादातर चीज़ें चल रही हैं, बट ठीक है। फिलहाल में अगर आप कोलकाता जाओगे, तो मैं जैसे कोलकाता जब गया था तो मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि कोलकाता में अभी भी मैंने डीजल वाली ही मेट्रोज देखी हैं ज़्यादा। क्योंकि तो आप वहीं उसी साइड के हो, आप बताओ क्या मैं सही बोल रहा हूँ? वहाँ पे डीजल ही चलता है ना। मैंने, क्योंकि मैंने नोटिस किया था, मैं कंफर्म नहीं इस चीज़ में, हाँ मैंने नोटिस किया इस चीज़ को। हाँ बट नहीं, इधर उधर की अगर आप बात करें, जैसे वेस्ट बंगाल में ही आप रहते हो, तो वेस्ट बंगाल में और कहाँ मेट्रो चलती है, कुछ बता सकते हो आप? सिलीगुड़ी, आप गए हो सिलीगुड़ी? तो सिलीगुड़ी में, तो सिलीगुड़ी में कौन सी मेट्रो चलती हैं, बैटरीज वाली मतलब इलेक्ट्रिक वाली या डीजल वाली? बट आपने देखा होगा ना, मेट्रोस के ऊपर आपने देखा होगा अगर वायर लगे हुए हैं तो वो कहलाती हैं आपकी इलेक्ट्रिक वाली। और अगर अगर आपका धुआं वगैरह निकल रहा है या इंजन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, वो डीजल वाली होती है। तो कौन सी वाली आपने नोटिस की होगी कभी कुछ? हम्म, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ही चल रहा है ना। मैंने कोल, हाँ अभी चेंज हो गया होगा शायद, है ना? नहीं नहीं, पहले के ज़माने नहीं, मैं तो अभी 3-4 साल पहले गया था ना, तब भी कोल यूज़ हो रहा था वहाँ पे। अब हो सकता है चेंज हो गया हो, क्योंकि मैं मुश्किल से मुश्किल, मेरे को लगता है 2021 में गया था मैं। तो 2021-22 में समथिंग गया था कोलकाता, एसएसबी देने गया था मैं, नेवी का। तो मुझे लगता है कि शायद अ, उस टाइम से फिर चेंजेस हुआ तो भले ही हो सकता है, बट हाँ 2021-22 में तो कोल का ही यूज़ हो रहा था वहाँ पे, और फिर वो चेंजेस हो सकता है।
अच्छा, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कुछ ट्रेन्स जो है अपनी, जो नॉर्मली अपने वंदे भारत वगैरह हो गई, ये तो चलो ठीक है, बट बाकी बहुत सारी ट्रेन है जो अभी भी कोयले से चल रही हैं। ये बात पता है? डीजल इंजन बोलते हैं जिसको हम। विपिन सो गए क्या फिर से? आज यार तुम लोग का मन नहीं लग रहा क्या? तुम लोग भाई पहले कैमरा ऑन करो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई सो गए हो सब। कैमरा ऑन करो सब। नहीं भाई, मेरा विश्वास ही उचट गया है ऐसे में तो। मेरे को यार रिप्लाई नहीं मिल रहा है, मैं भाई रिप्लाई मांग मांग के परेशान हो गया, भैया रिप्लाई दे तो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। कैमरा ऑन करो सब लोग। हाँ, जल्दी। सक्षम कैमरा ऑन, पलक दुबे कैमरा ऑन, प्रभात कैमरा ऑन। ऐसा लग रहा है देख के उठते जा रहे हैं सब लोग, बाल बाल बिखरे डले जैसे सो सा के उठ के आ गए हो। आधे घंटे से मैं बड़बड़ा रहा यहाँ पे। हैं? भाई ये तो विपिन तो भाई आंखें आंखें ऐसी करके, ऐसे जैसे सो गया हो तो फेस वॉश करके आ रहा है अभी जस्ट। भैया सक्षम तुम तो गायब ही हो गए। देख रहा, सक्षम तो अभी तक गायब है। वो भाई मीटिंग ओपन करके छोड़ के भाग गया यहाँ से। देख रहा, ये होता है इसके साथ। अब ये ऐसे में गुस्सा नहीं आएगी इस पे? हाँ, बोल भाई। हाँ, तो भाग गया था इसलिए। मार दिया उसको? चल। अरे बहुत अच्छा होता है हाथ पे गिरना, क्यों शुभम? अच्छा होता है ना हाथ पे छिपकली गिरना। सुना तो है हमने, मतलब ये चीजें किसी ने कुछ बताया था ऐसा कि हाथ पे गिर जाए छिपकली तो अच्छा होता है, पैसा वैसा मिलने वाले होते हैं। भाई अगर तो 1-2 करोड़ मिल जाए तो हम शायद हमारे साइड भी शिफ्ट कर देना थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, हम ले लेंगे, टेंशन मतलब हम। तुम तो आके पैर पड़ लेना मेरे, बात खत्म, पूरे 1 करोड़ रुपए मेरे। ठीक है? अरे क्या दिक्कत है भाई, है ना? प्रभात भैया, सो के उठ गए हो तो भैया ऑन कर लो कैमरा वैमरा। कैमरा ऑन रखे रहना, मैं भाई बहुत थप्पड़ मारूंगा अगर किसी ने कैमरा बंद किया अब तो। गुस्सा मत दिलाओ मेरे को। फिर ये सक्षम और प्रभात, तुम लोग तो जानते हो कि मेरा फिर कैसा अच्छा नेचर है, बहुत गंदा बोलता हूँ बेटा मैं। भूल गए क्या इतने जल्दी? अभी स्कूल छोड़े 2 ही दिन हुए हैं, ज़्यादा टेंशन मत लो ज़्यादा। हाँ, तो अच्छे से जानते हो तो कैमरा ऑन कर लो, अदरवाइज मैं अच्छे से जनवा दूंगा तुम्हें प्यार से अभी। हाँ, वेरी गुड। अब कैमरा बंद नहीं होना चाहिए हो किसी का भी, ठीक है? और सोना है जो तो मेरे सामने सो के दिखाओ। मुझसे बोल दो ना, मैं सुला दूंगा, अच्छे से बोल दूंगा हाँ भाई चलो ठीक है कल पढ़ेंगे, हम भी तो सोने के लिए बैठे हैं। हम तो दिन भर से परेशान हो रहे हैं यार, स्कूल से स्कूल, कोचिंग फिर स्कूल फिर कोचिंग, यही चलता रहता है मेरा। तब भी तो मैं बैठा हूँ ना यार यहाँ पे। अभी चल ठीक है। अभी वेद आया था और शुभम आया था, अभी सागर आया था कुछ दिन पहले। शुभम, शुभम बताओ मेरे को कितना टाइम मिलता है? तुमने तो खुद देख लिया उस दिन। भाई अनम्यूट करके बोल लो। ये तो मेरे घर पे ही रुका था, ये मेरा एक्चुअल में ये मेरा भतीजा है। ये खुद जानता है कि मेरे को टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। विपिन तुमने भी देखा है कोचिंग का यार। और अभी स्कूल भी चालू हो गया, 2 दिन से स्कूल जा रहा हूँ तो और परेशान हूँ। तो कुल मिला के मैं तो यहाँ पे टाइम देने के लिए तैयार हूँ, और तुम लोग सो रहे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा। अच्छे से सुन रहे थे? चलो बताओ कि क्या बोला था मैंने तो फिर। अरे भैया सोसाइटी बहुत पीछे छूट गई है। सोसाइटी के बाद बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। छिपकली कौन आया? मैं तो नहीं आया, छिपकली तो सक्षम लाया भाई। मैं तो छिपकली लाया ही नहीं। अरे तो यार ये प्रभात बोल रहा छिपकली पे आ गया, तो मैंने कहा मैं तो लाया नहीं छिपकली भाई, सक्षम लाया, उसके हाथ पकड़ के मैं क्या करूं? चलो क्लियर है अभी। अभी ठीक है सब लोग, अभी अभी कोई दिक्कत तो नहीं। पानी वानी पी लो, पीना हो तो अभी 15-20 मिनट और लगेगी क्लासेस, ठीक है? अभी किसी को नींद तो नहीं आ रही किसी को? यार एक तो बहुत दिन बाद क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा सा यार कंप्लीट करवा दें तो, क्योंकि वैसे ही मैं कम ले पा रहा हूँ क्लासेस अभी, है ना?
और अभी थोड़ी सी और बात भी करनी है आप लोग से कि क्या होने वाला है आगे, क्योंकि कल से कुछ और चेंजेस होने वाले हैं जो मैं बताने वाला हूँ। सबके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी एक मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, तो मेरे को एक बहुत प्यारा आइडिया आया है अभी, एक अच्छा प्यारा सा, जिससे सबका इम्प्रूवमेंट भी होगा और पढ़ाई भी रुकेगी नहीं हमारी, है ना, चलती भी रहेगी कंटिन्यूसली, फ्लो में रहेगी चीज़ें। सुनो, 47 और कर लेते हैं अपन, लास्ट आर्टिकल कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ठीक है। दो हमने 6 आर्टिकल लगभग मैंने बता दिए तुम लोग को, ठीक है, 3 पहले बताए और 3 गार्डियंस में बता दिए, ठीक है। पहले वाले में 3 बताए थे मैंने, याद है कौन कौन से बताए थे? 38, 39A एंड 41। फिर मैंने क्या बताया गांधी वाले में? 40 आर्टिकल, 43B एंड 47 बताने वाला हूँ। क्लियर है बात? बताऊँ 47 अब? 47 आर्टिकल बेटा ये बोलता है कि आपको ड्रग्स से, ड्रिंक से, ये फालतू के कंजप्शन से बचाने के लिए, मतलब सीधी बात मना करके रखा है कि भैया आप ये टॉक्सिसिटी या इनटॉक्सिक जो रहते हैं, ड्रिंक्स वगैरह रहते हैं, ड्रग्स होते हैं, ये मत लो, कंजप्शन प्रोहिबिट किया है। जैसे कि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा ये दारू की शराब, मतलब शराब ही बिकती है सबसे ज़्यादा, है ना। फालतू की चीज़ जितनी भी हैं, ड्रग्स हो गए, ये सब चीज़ें बिकती हैं। गोवा में आपने देखा होगा पूरा हर चीज़, जितने भी फालतू के गांजे नशे वशे हैं, सब सब गोवा में आपको हर चीज़ मिल जाएगी। बट आप एक बात समझो, क्या ये लीगल है? तो लीगल तो नहीं है, समझो, लीगल नहीं है ये, बट इलीगली हर जगह प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये बात गवर्नमेंट को भी पता है, बट कोई भी किसी भी चीज़ पे एक्शन क्यों नहीं उठाता? क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स कौन है? टैक्स पेयर। अगर मैं देखा जाए तो टैक्स कहाँ से मिल रहा है? अगर मैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूँ तो इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है इन्हीं चीज़ों से, क्योंकि इनका टैक्स जो है वो बहुत हाई लेवल है, 50% तक आप मान सकते हो उसका, समझ रहे हो, क्योंकि इनका खर्चा बहुत कम है। जैसे मान लो एक वो बोलते हैं ना पौवा आता है, वो 100 रुपये का, तो पौवा की जो रेट है, एक्चुअली वो पौवा की रेट 100 रुपये है ही नहीं, वो 10-20 रुपये का मटेरियल, उसमें 90 रुपये का बेच दिया मान लो उसने, तो 80 रुपये फालतू के बचेंगे नहीं। और 80 में से अगर 40 गवर्नमेंट को दे दिए, उसने 40 खुद ने भी रख लिए, तो गवर्नमेंट खुश, क्योंकि उसके पास टैक्स आ गया। अब वो उसी टैक्स के बदौलत तो आपको इम्प्रूवमेंट देगी ना भाई, आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, या आपके पढ़ाई लिखाई का जो स्कॉलरशिप मिलती है, या कोई अच्छा स्कोर मार देता है अच्छा, तो उसको 25,000 रुपये नकद दे देती है, या मान लेते हैं रोड बन गई तो वो हो गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको दे रही है भाई गवर्नमेंट, तो वो उसी चीज़ से प्रोवाइड करवा रही है। यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें? 6 आर्टिकल मैंने समझा है, 6 के 6 क्लियर है क्या सबको? जी बताइए। 1 मिनट, हाँ क्या बोलो? हम्म हम्म। हाँ तो सुनो, तो पहले तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम पहले मेरे को तुम्हें कैसे पता वहां 60 का मिलता है? तुम लेते तो नहीं हो भाई? ऐसा नहीं करना भाई साहब, ये इलीगल है, थोड़ा सा ये समझो इस बात को, ये इलीगल चीज है। अच्छा मेरी बात सुनो, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ इस चीज़ का, मैं तुम्हें वही समझाने वाला हूँ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पता रखना, है ना, कभी लेने भी पड़ जाए तो कम से कम तुम्हें पता तो रहे कितने रुपए चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, सब पता होना चाहिए, हर चीज़, दुनिया की हर चीज़ पता रखना जरूरी है। एक बात समझो आप इस बात को, जैसे आपने बोला ना वहाँ पे 60 रुपए का मिल रहा और यहाँ पे 100 रुपए का, ऐसा क्यों? तो एक बात बताओ, जैसे मान लो मेरे पास एक पानी की बोतल है जो कि 20 रुपए की आ रही है ना, वेस्लरी की बोल दिया मैंने, ठीक है, मैंने उस पानी की बोतल से पानी पी लिया, देन आफ्टर मैंने एक टंकी का पानी भर दिया और ठंडा रख दिया, उसको ठंडा कर दिया। अब मैं अगर उसको 2 रुपए में बेचूंगा तो क्या कोई दिक्कत होगी? मेरे को कोई नुकसान होगा क्या? ठीक है, अच्छा दूसरी बात सुनो, मान लेते हैं एक XYZ कंडीशन में कि मैंने बनाना चालू किया, भैया ओ भाई सो गया, शिवम सो गए क्या? हाँ हाँ हाँ, नहीं गर्मी तो हमें भी लग रही है यार, समझो तुम थोड़ा सा और रुक जाओ, बस 10 मिनट और, बस मैक्स टू मैक्स 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगा, ठीक है। देखो सक्षम, मैं तुम्हें ये बताया था कि मान लेते हैं हमने अगर 10 रुपए की कोई इन्वेस्टमेंट किया और 10 रुपए में कुछ भी चीज़ बना दी, और जैसे कि जो दारू
वगैरह रहती है, जो देसी दारू वगैरह रहती है, वो मैक्स टू मैक्स 15 से 20 रुपए के अंदर बन जाती है, क्योंकि उसमें लगना क्या आपका वो महुए वगैरह रहते हैं कुछ वो, या मान लो आपका वो सड़ा हुआ एप्पल, और सड़ा हुआ एप्पल से तो भाई बियर बनती है, तो वो सब चीज़ें तो वो अलग ही लेवल की चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, वाइन भी बनती है उससे, महुए से ही बनती है ज़्यादातर, देसी शराब जो रहती है वो महुए से बनती है, तो महुए थोड़ी कोई महंगी आती है ऐसा। आप जाके तोड़ लो गांव से, गांव में तो इतने पड़े रहते हैं कि बीन के लिए आओ, जाओ बना लो, क्या दिक्कत है, उसको सुखा लो बढ़िया, पीस पास के बना दो, हो गया काम। अब उसमें तुम्हारा इन्वेस्टमेंट क्या लगा, जीरो। अगर मान लो इन्वेस्ट लगा ही नहीं, आपने सिर्फ एक बॉटल पे लगाया, आपने सिर्फ एक बॉटल पे लगाया, मान लो बॉटल 10 रुपए की है, 20 रुपए की है, हम्म, क्या बोल रहे हो? हाँ प्रेम, बोल बेटा। ये सब फालतू की बातें हैं, मैं तुम्हें सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो, ये बैन जो करा जाता है ना, ये तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए किया जा रहा है कि हमने ये कर दिया। अगर ऐसा होता ना, तो ये इलीगली कभी बिक नहीं पाता किसी भी चीज़ को। समझो आप बात को, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, मान लेते हैं कि पैसा, करप्शन बैन है, क्या करप्शन बैन है फिर भी करप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा? मेरा सिंपल सा आंसर देना हाँ या ना। करप्शन के नाम पे अगर आपको समझना है सबसे अच्छा बात, तो अभी फिलहाल का एक नया नया मुद्दा आया नीट का, ठीक है, तो क्या नीट में अभी भी पेपर लीक नहीं हुआ? क्या हुआ ना? तो क्या ऐसा तो नहीं है? देखो, रूल्स गवर्नमेंट बनाती है तोड़ने के लिए, ये सच्चाई है, और तोड़ना किसको है? आपको। तो तोड़ो भाई, दिल से तोड़ो, आपकी मर्जी है कि नहीं। अब परेशानी क्या है मेरी, ये भी सुन लो बात भाई, सुनो सुनो, लेट मी कंप्लीट। सबसे मेन बात ये आती है कि परेशानी ये होती है, मान लेते हैं आप तोड़ रहे हो, अब वही सिचुएशन बनती है जैसे मान लो आपने बोल दिया कि भाई गवर्नमेंट ने रूल बनाया तोड़ने के लिए, आपने तोड़ दिए। मेरे को आंसर देना, क्या आप अपने आप से संतुष्ट हो? नहीं, नहीं हो सकता कभी इंसान। मान लेते हैं आप एक अधिकारी बन जाते हो, देन आफ्टर आप कुछ मनी रिसीव करते हो, और आपने 1-2 लाख रुपए 10 लाख रुपए ले भी लिए, गिल्ट आएगा वो, समझे इस बात को। तो तोड़ने के लिए बना है, बट आप अपने आप को इतना संभाल के रखो कि आपको नहीं तोड़ना है, तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं है। और कोई दिक्कत? जी। क्यों नहीं लेनी पड़ती है? हाँ, अगर आप नॉमिनल धंधा कर रहे हो, जैसे वो जो लाइसेंस होता है वो कौन लेगा? क्या बोलते हैं उसको, थोक विक्रेता ना। थोक जो रहता है ना, जो इकट्ठा माल सप्लाई करता है, इकट्ठा मटेरियल सप्लाई करता है, वो लोग को लाइसेंस लेना पड़ेगा। बड़ी हो गई, सिगरेट हो गया, गुटखा हो गया, जो भी लेंगे सबके लिए इनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, चाहे वो दारू का ठेका से लेके हर चीज़ के लिए। बट सबके लिए आप जैसे मान लो मैंने एक दुकान खोल ली यार, अब उस दुकान में 1,000 की बिक्री नहीं हो, मैं लाइसेंस लेने के लिए 10,000 रुपये बर्बाद करूँ, मतलब क्या निकला इसका? बात समझो ना, जिसकी अर्निंग 10,000 रुपये उसको लेना, मतलब पर डे की अर्निंग अगर किसी की 10,000 है तो उसको लाइसेंस लेना होगा, क्योंकि जैसे ही वो लाइसेंस लेगा उसका टैक्स कमीशन वहाँ पे गवर्नमेंट को भी देना होगा, इसलिए वो लाइसेंस का नीड कर देते हो। नहीं लोगे लाइसेंस आप, तो आपको जेल पहुंचा देंगे, और क्या करेंगे। हम्म, उसमें रहता है, जैसे कि अभी मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, शिवम मिश्रा जो बैठे हैं उनके दादा ये काम करते थे, उससे पूछो। शिवम, अपना बेटी का सट्टा था ना, तो अपने पास लाइसेंस था ना उसका, अभी भी चल रहा है ना? हाँ, उसके अपने लाइसेंस है ना उसका अपना, लो। लगता ही है, मैं बोल रहा हूँ ना, सबसे ज्यादा टैक्स पेयर जो है ना वो वही है, क्योंकि वो बना बना के बर्बाद कर रहे हैं, समझो। हाँ, टोबैको को लगता ही है, वही मैं बोल रहा हूँ। और सोचो, जब टोबैको पे इतना लग रहा है तो ड्रिंक पे कितना लग रहा है, ये भी समझ जाना आप खुद ही। टोबैको पे अगर 40% लग रहा है तो ड्रिंक का आप खुद हिसाब किताब लगा लो। अब फिर क्यों नहीं देगा यार महंगा इंसान, समझो तो बात को, वो भाई 2 रुपए कमाने बैठा है, कोई इंसान फ्री फुकट में थोड़ी दे देगा तुम्हारे लिए।
हैं कि तुम्हें नशे करने हो, कोई इंसान भोग है अपना, ऐसे थोड़ी होगा। नशे तुम्हें करने तो तुम्हें को झेलना पड़ेगा उसको, है ना। फिर तो वो चाहे 20 किया चाहे 50 किया है, तुम देखो भाई ये सब चीजें। हाँ भाई बोल विपिन। क्योंकि उनको टैक्स मिल रहा है वही। अरे तो मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो, वो इलीगल बता रहे हैं, वही तो मैंने बोला, तोड़ने के लिए तो लीगल बता रहे हैं। अगर वो लीगली बोल देंगे तो क्या इतना टैक्स देना पड़ेगा? लॉजिकली ये सही है क्या? नहीं है लॉजिकली सही। क्योंकि टैक्स जो रहता है वो मिनिमम अमाउंट के हिसाब से टैक्स लगता है, समझो आप बात को। अगर मान लेते हैं आपने 10 लाख के ऊपर, आप इकोनॉमिक्स आपने किसी ने पढ़ी? इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ, वो सुन लो बस। इकोनॉमिक्स बोलता है कि अगर आपका 10 लाख से ज्यादा या 15 लाख से ज्यादा बिजनेस जब एक्सपेंड होता है इन द ईयर, नॉट इन द मंथ, इन द ईयर, तब उस कंडीशन में आपको 30% तक टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को, ठीक है। बट आप समझो कि एक कोई इंसान जो बीड़ी का धंधा लेके बैठा है, मान लेते हैं एक छोटे से अभी बात करते हैं, मान लेते हैं उसका 10,000 रुपये का महीना का टर्नओवर है फिलहाल, ठीक है। अब वो 10,000 रुपये भी 4,000 रुपये उसको किसको देने? गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि वो इलीगली प्रूफ करके वो ये बोल रहे हैं कि आप हमें करप्शन ना करके आप हमें लीगली पैसा ऑथराइज करवा दो। समझ गए बात को? मतलब अगर आपसे हाथों हाथ लेंगे तो आप बोल दोगे कि हमसे इनने कमीशन लिया या हमसे इनने कुछ ऐसा लिया। बट वो क्या करेंगे? घूम फिर के ऐसे में पैसा ऐसे वसूल करेंगे। ओहो, ऐसे नहीं, ये कान ऐसा पकड़ लेंगे, समझ रहे हो? तो ये कान ऐसा पकड़ लिया तो बोलने के लिए ये हो गया कि नहीं भैया हमसे इनने कुछ भी पैसा नहीं लिया, ये तो सिर्फ टैक्स ले रहे हो, टैक्स के नाम पे वो क्या कर रहे हैं? आपको लूटा जा रहा है। मैं सीधा सीधा बोला, ये मैं वीडियो डालूंगा नहीं यार यूट्यूब पे, क्योंकि ज़्यादा कुछ बुराई कर दी मैंने गवर्नमेंट की, नहीं तो मेरे को बैन ही कर दे पूरे से। अभी खान सर तो जा ही चुके हैं, मेरे को और मत पहुंचा देना तुम। हाँ तो करो कंप्लेन, करो कंप्लेन, यही तो खान सर ने किया, जाओ जेल। तो मैं तो यही तो बोल रहा हूँ भाई कि मेरे, हाँ भाई सक्षम बोल, कुछ बोल रहा है तू, हाथ उठा लिया। बिल्कुल बनती हैं। और अभी आपको ये भी पता होगा जो इथेनॉल E20 वाला फ्यूल है वो भी शुगर केन का ही है, आपको पता है ये चीज? अब अगर आप इतना समझदार हो तो एक्चुअल में आप पेट्रोल की जगह पे आप एल्कोहल पिला रहे हो गाड़ी को, मतलब दारू पी के दारू टल्ली करना चाहते हो गाड़ी को, कि भैया तुम एक काम करो, गाड़ी को तुम ना टल्ली हो, गाड़ी को टल्ली कर देते हैं, है ना। तो कुल मिला के एक्सीडेंट नहीं हो रहा हो तो एक्सीडेंट हो जाए। और समझदारी ये है कि जब इथेनॉल E20 की जब बात आती ना, तो बहुत बेसिकली बात समझना, इथेनॉल जो रहता है वो कंजप्शन हाई करता है और इंजन को खराब करता है, ये बात समझो। क्योंकि जो चीज़ एल्कोहल है वो चीज़ तो एल्कोहल ही है, जब वो आपका शरीर खराब कर सकती तो इंजन क्या बड़ी बात है? आप समझो ना इस चीज़ को। जब जो चीज़ भगवान ने जो बनाई वो खराब कर दी, तो यार तुम्हारे हाथ बनी चीज़ को कैसे तुम बचा लोगे? बात समझ सकते हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हम्म। वो खत्म ही हो जाएगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई साहब। आपकी जो गाड़ी आज की डेट में, अगर आपकी गाड़ी, एक सेकंड प्रभात, एक सेकंड, आपकी गाड़ी एक, अगर आपकी मान लो आज गाड़ी 100 किलोमीटर का एवरेज दे रही है, ठीक है, वो गाड़ी आपको मुश्किल से 25 किलोमीटर एवरेज देगी। और उसमें बहुत सारी खराबियां आएंगी जो कि अभी E20 में पाई गई हैं, कि कई गाड़ियों के इंजन सीज हो गए, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें जब 100% पे इवॉल्व होगी ना तो वो और अच्छा देखो, बहुत बेसिक सी बात है। मैं अगर ऐसा बोलूँ कि अगर मैं आप लोग की क्लास 2-2 घंटे लेने लगूँ एकदम से स्टार्टिंग ऑफ द डे से, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे इस चीज़ को? नहीं। क्योंकि हमें सबसे पहले हमें एक बैकग्राउंड चाहिए, हमें बैठने की एक दम चाहिए कि हम इतना बैठ पा रहे हैं कि नहीं बैठ पा रहे हैं। तो धीरे धीरे करके क्लासेस को बढ़ाया जाता है, ये बात सही है कि नहीं? ठीक है। अगर मैं एकदम से क्लास ले रहा हूँ, पहले दिन मैंने मार दिया 2 घंटे 3 घंटे, अगले दिन कोई ज्वाइन ही नहीं करेगा कि अरे सर तो खा लेते हैं जान। तो प्रॉब्लम ये भी तो है। वैसे ही समस्या ये आती है कि अगर मैं बात करूं इसकी इथेनॉल की, तो E20 जब लाया गया था उसका रीज़न ये था कि 5 साल तक E20 रहेगा, और 5 साल बाद जैसे जैसे गाड़ी डेवलप हो जाएंगी, जैसे इथेनॉल के हिसाब से गाड़ी डेवलप करना भी तो जरूरी है ना भाई। जैसे जब बैटरी आई थी तो बैटरी में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स हुई, बट धीरे धीरे वो फेसिंग प्रॉब्लम्स हटा के और अब थोड़ा सा अच्छी गाड़ी आने लगी। वैसे ही जब E100 आने वाला है तो उसके लिए प्रिपेयर रहो कि आपकी गाड़ियाँ खराब होने वाली हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आफ्टर कभी थोड़ा बहुत सुधार होगा उसमें। और क्योंकि उन्होंने बोला तो 2030 का था, अब पता नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया कि भाई अभी से वो चेंजेस कर रहे हैं, आई डोंट नो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हो सकता है उनका कुछ ना कुछ
कमीशन बैठा होगा यार, मैं सच बताऊं तो ये सारी चीजें सेट होती हैं कमीशन के ऊपर ही, है ना, तो ऐसा रहता है। और कुछ? हाँ प्रभात बोल भाई। हाँ है, पंजाब है, बट सुनो, है पंजाब, है पंजाब में सिगरेट बैन है, दारू बैन नहीं है। दारू तो तुम्हें हर ठेका पे मिलेंगे, मतलब 50-50 मीटर पे तुम्हें ठेका मिल जाएंगे दारू के, वो एक अलग चीज़ है। बट सिगरेट बैन है। अब तुम्हें एक बात पता नहीं है कि सिगरेट बैन होने के बाद भी सिगरेट इन, सोचो, अंदर आ रही है स्टेट में, पुलिस वालों को जानबूझ के क्या करते हैं वो लोग, जैसे मान लो मैं गया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं गया, मैंने ले ली भाई सिगरेट वहाँ पे, ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने ली, तो वहाँ पर उन्हें अंदर बिठा दिया, और वहाँ से क्या करेंगे, अंदर पुलिस वालों को भेज देंगे, आओ 1000 का चालान कट गया तुम्हारा 20 के चक्कर में। समझ रहे हो, तो ये लूटने के कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पे। बात समझ में आ रही मेरी, क्या बोल रहा हूँ मैं? ये सिर्फ और सिर्फ पूरा कमीशन है यार। लॉकडाउन में भी देखा होगा कि कितना गंदा हाल रहा। तो एक्चुअल में मेरे हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो, ये सारी चीज़ें खुद के सेल्फ चीज़ें होती हैं, जिसको जो करना है वो उसकी मर्जी है भाई। और मेरे को नहीं लगता लॉजिकली ये सही सही है कि नहीं है, क्योंकि जब, हाँ भाई साहब बोल भाई, पिन भाई रह गए थे तुम। हम्म, जा सकते। तो समझो तो कि तुम जा सकते हो, किसने बोला नहीं जा सकते हो आप? अगर एक चीज आप समझो, आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में अपील करने, और कोई के पास पावर नहीं है, समझो इस बात को। आप अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हो। अच्छा चलो मैं मान लेता हूँ आप सुप्रीम कोर्ट गए, ठीक है। आपने बोला भैया आर्टिकल 47 में ये लिखा है कि ड्रग्स और ड्रिंक वगैरह ये सब एप्लीकेबल नहीं होने चाहिए इंडिया में, और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं अलाउ करता है, तो ऐसा क्यों? ये आपने अपील कर दी। अब होगा क्या, अगले दिन आपके ऊपर अंजना कश्यप जैसे लोग आएंगे, और देन आफ्टर आप पे धावा बोलेंगे सीधा, कि जो विपिन बोल रहे हैं ऐसा, वो खुद ही कल रात में टल्ली होकर डले थे, और आपकी एक एआई वीडियो बनाई जाएगी, और बोलेंगे कि आप तो खुद डले थे, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। फिर उससे क्या, सुनो तो, उससे होगा क्या क्या फिर पता चलेगा कि आपको अंजना कश्यप ये बोल देगी कि ये तो पाकिस्तानी है, और फिर तुम्हें जेल में घुसा देगी, तुम करोगे क्या? ये भी तो समझो यार। देखो, राइट टू स्पीक की जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो छीन लिया गया है। पीपल्स की दिक्कत नहीं है बेटा। देखो एक्चुअल में क्या है, आप समझो कि अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन पावर छीन लिया जाए, आपका राइट टू स्पीक छीन लिया गया है, तो आप कर ही नहीं सकते ना कुछ भी। आप बोलोगे आप खुद फंसोगे ना। प्रॉब्लम ये नहीं है, मान लो मैं बोलना भी चाह रहा हूँ तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि डर है ना यार। डर का माहौल इतना गंदा है कि जैसे राघव चड्ढा जैसे लोग चले गए तो अपन कौन है यार? हम तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल में। समझो ना बात को, जब बड़े बड़े आदमी आपसे झुक जाएं, जैसे मान लो एक गुंडा है ना, 10 लोग खड़े, एक गुंडा है, अगर आपको 10 लोग से डर लग रहा है, आप क्या करो, एक गुंडे जो जो मेन है ना, उसको जाके एक थप्पड़ मार दो, अपने आप सारे 10 के 10 गायब हो जाएंगे। मानते हो कि नहीं? लॉजिक है। बोलो कौन यूनिटी बोल रहा, बोल बोल कितना यूनिटी बोल रहा? कॉकरोच जनता पार्टी को बिठा दिया, तुम कहाँ यूनिटी बना पाओगे? बोलो। तुम बोलो ना, मैं तो बोलता रहा, तुम बोलो तो, कॉकरोच जनता पार्टी जैसी जनता पार्टी को बिठा दिया, तुम क्या कर लोगे? बोलो। मैं तो सिंपल सी भाषा में यही बोलूंगा बेटा, आप अपोज करोगे गलत का, आप खुद गलत हो जाओगे। यहाँ पे एक ही वाक्य है, गलत ही सही है, ये सबसे अच्छा वाक्य है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो जाएगा, मर जाओ। मतलब मजाक कर रहा था, सीरियस मत लेना कोई भी। मैं थोड़ी सी मस्ती मजाक कर रहा था, हंस लो यार, बहुत देर से अपन बहुत सीरियस बातों पे आ गए थे, तो थोड़ा सा मस्ती भी करना जरूरी है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इसका ये है कि या तो जैसे मेरा जो पर्सनल सॉल्यूशन रहता है हमेशा, कि आप क्या करो कि जैसे मान लो कोई सब, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी थी, अभी फिलहाल में मैं अगर इसकी बात करूं, और ये वीडियो डालना मेरे को लग रहा है अभी एडिट करके डालना पड़ेगा, बहुत कुछ बोल दिया है, नहीं तो कल के दिन हमारे ऊपर अंजना का शब्द हवा बोल दे, अभी कुछ दिक्कत मार मारोगे तो समस्या ही बन जाएगी अभी, है ना। फेमस हो जाएंगे फालतू में, क्यों भाई शिवम? फालतू फेमस हो जाएंगे अपन अभी।
अरेस्ट हो जाएगा बड़ा वाला। हाई कोर्ट में केसेस लग जाएंगे कि ये तो पाकिस्तानी आ कहाँ से गया ये। मतलब मैं खुद ही पाकिस्तानी घोषित हो जाऊंगा भाई, मेरे 8 अटेम्प्ट वेस्ट। समझ रहे हो, ऑन द स्पॉट खत्म करियर। ये सिचुएशन बन जाती है कई बार। मैं बताता हूँ, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी है ना फिलहाल में अभी, तो मैंने कुछ वीडियोस डाले तो तुमने ध्यान दिया हो कि आई सपोर्ट टू कॉकरोच जनता पार्टी, है ना, यूट्यूब पे ही। देखो आप लोग भी क्या है, भले ही आपके सब्सक्राइबर नहीं है अभी फिलहाल में, आपके पास कुछ भी नहीं है, बट अगर आपको वो चीज़ सही लग रही है, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कॉकरोच की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, ये तीनों पार्टी आपके पास है, चाहे वो टीएमसी की हो, चाहे वो किसी की भी हो। इफ आपको अच्छी लगती है, जैसे कि अभी मेरे को एक थेरापति की बात बहुत अच्छी लगी जो आज की न्यूज़ चैनल में आई। न्यूज़ चैनल में तो नहीं आई एक्चुअल में, आपने अगर पढ़ा हो तो इंडिया स्टूडेज में आई है वो, क्योंकि जो रियल न्यूज़ होती है वो इंडिया स्टूडेज में ही आती है, इंग्लिश न्यूज़पेपर। वो जब मैंने पढ़ा तो उसमें एक चीज़ रियलिटी सामने आई कि भाई थैलापति ने बोला है कि जो मंदिर रहता है, तो मंदिर का जितना भी दान रहेगा वो दान यूटिलाइज नहीं होगा फॉर द फंडिंग ऑफ गवर्नमेंट। और ये बहुत प्यारी बात निकल के आई सामने। तो इसके लिए मैं सपोर्ट करता हूँ कि हाँ बहुत प्यारी बात बोली आपने। क्यों दान यूज़ करोगे आप, और करते कहाँ है साले, फंडिंग में कहाँ पे। जैसे मान लो कि हमें वो क्या रैली निकालनी तो उसमें यूज़ कर लिया, हमारी गाड़ी लेनी है हमें उसमें यूज़ कर लिया। ये कहाँ से यार लॉजिक है भाई, आपने जनता का पैसा लेके जो उनने आस्था से चढ़ाया, आपने कहाँ यूटिलाइज कर लिया, कोई ठिकाना ही नहीं किसी का। तो ये गलत है। और इन चीज़ों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं तो शॉर्ट करना पड़ेगा, वो चीज़ें शॉर्ट आज थोड़ा सा करने का ट्राई किया थैलापति ने। कहाँ के थैलापति हैं, सीएम कहाँ के सीएम बताओ। ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं, क्योंकि आपको अगर ये बात पता हो तो साउथ में सबसे ज़्यादा पैसा चढ़ता है इन द टेम्पल। ये बात आपको पता है, साउथ में सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा मतलब दुनिया का सबसे इकोनॉमिक का अगर सेक्शन देखा जाए तो वो साउथ के मंदिर हैं। उनके पास इतना पैसा ना कि अगर उनका पैसा निकाल लिया जाए ना पूरा, तो इंडिया का पूरा कर्ज खत्म हो जाए और एक भी बच्चा गरीब गरीब ना रहे, एक इंसान भी गरीब ना रहे, इतना पैसा है। समझ रहे हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी जो ख़राब हैं। अब हम दोनों फैक्टर्स पे अगर बात करें तो सिर्फ एक ही उपाय है आपके पास, कि आप अपने छोटे छोटे भी, अगर आपके पास इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो यू कैन रील इट, यू कैन शेयर इट, कि आपको अगर जो अच्छा लग रहा है तो शेयर, प्लीज़ शेयर। उससे क्या होगा कि कुछ बातें, जैसे आपके पर्सनल रिलेशन को भी अगर पता चलती हैं कुछ अच्छी चीज़ें, तो एटलीस्ट वो अवेयर होंगे उस चीज़ से, क्योंकि कई लोग अवेयर ही नहीं है रियलिटी से, समझो इस बात को। एक्चुअल में गलतियाँ यहाँ पे अवेयरनेस के कारण है, क्योंकि अवेयर नहीं है बच्चे, अवेयर नहीं है कोई भी। और वो क्या है, उनको सिर्फ एक ही चीज़ है, मोदी जी। अब मोदी कुछ भी करे, सिर्फ मोदी जी, मोदी तो हमारे पापा जी हैं जैसे। तो समस्या ये बन चुकी है ना। अब उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट यही कर सकते हो, आपके अवेयरनेस लाओ, आप अपने फ्रेंड सर्कल में आप बताओ उनको कि भाई ये गलत है यार। अगर मोदी सही अच्छा कर रहा है तो ये सही भी है, बट अगर गलत कर रहा है तो उसको ये भी बताओ ना यार ये गलत है। जैसे मान लो आप लोग कुछ अच्छा करते हो, इंटरव्यू में आपने अच्छा भी कुछ किया तो मैंने उसको अप्रिशिएट किया, बट आपने कुछ गलती की तो मैंने वो भी तो बताया कि यार गलती है वो। तो ये दोनों चीज़ें बताएंगे तब जाके तो एक इंसान बनेगा, अदरवाइज वो तो जानवर बन जाएगा अगर मैं उसकी अच्छाई गिनवाते रहूँ तो। इस चीज़ की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हाँ प्रभात। तो सब पैसा, अभी मैं तुम अभी जो इतने भाषण दे रहा ना बेटा, तो मैं अभी मैं पैसा दूँ 1 करोड़ रुपए, तुम 2 मिनट में ऐसे नाचोगे, है ना। क्या बोल दूँ अभी मैं, हाँ, 1 करोड़ रुपए दूंगा, बोलूंगा एक जर्दा का मतलब राजश्री खा, और बढ़िया सबको बोल के केसर वाला खाना है। तुम बिल्कुल 2 मिनट में आ जाओगे, हाँ हाँ बिल्कुल हम बोलेंगे सबसे पहले ही। अरे ऐसे कैसे नहीं करेगा यार, लॉजिकली इंसान है, मैं खुद करूंगा, तुम्हारी क्या बोलूं मैं खुद कर लूंगा यार। देखो पैसा किसी को खराब नहीं लगता, सच्चाई ये है। हाँ उसमें ये एक महीने में गए थोड़ा सा बड़ा अमाउंट वाला सीन है ना। हाँ 10-15 लेकर कम से कम 100 तक तो बात चलेगी इसकी, कि भाई थोड़ा भाव खाएंगे तब तो रेट बढ़ेंगे ऐसा। ठीक है, दैट्स इट, है ना। इसके बारे में क्योंकि जितनी बातें करें वो गवर्नमेंट, क्योंकि अभी ऐसी गलत है ना कि अगर उसके बारे में बात करने बैठे तो तुम्हारी रात पूरी कट जाएगी और मेरे को कल सुबह स्कूल भी जाना है फिर, तो मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। मुझे पता है अच्छे से कि वो बंद नहीं हो सकती बातें। तो वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम 10 p.m. If I am available, then I will conduct the class. Otherwise,
मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि कल से क्लास लेगा शुभम, क्लास पढ़ाएगा शुभम, वो पढ़ाएगा इंग्लिश। देन आफ्टर एक दिन शुभम पढ़ाएगा, जैसे कल शुभम पढ़ाएगा। अगर मैं परसों आ जाता हूँ तो मैं क्लास लूँगा, शुभम के बारे में देखूंगा कि उसने क्या पढ़ाया, पूछूंगा तुम लोग से। अगर नहीं होता है तो मैं फिर राजपूत जी तुम पढ़ाओगे कुछ एक आध दिन, कोई भी क्लास तुम लोग को जो मन में आया ना वो तुम पढ़ाओ। क्लास लेनी है आप लोग को कम से कम आधे से 1 घंटे की क्लास। उसमें क्या होगा, आपका लेक्चरेट तैयार होगा एंड बी ट्राई इन इंग्लिश। सबसे पहले ट्राई करना आपको इंग्लिश में। नहीं हो पाता है कोई बात नहीं, अभी आप सिर्फ बोलना सीखो। सबसे पहले जितना आप एक टॉपिक को कवर करना सीख जाओगे ना, उतना बेनिफिशियल आपको रहेगा, आपके लेक्चरेट में काम में आएंगी वो सब चीज़ें। जैसे पॉलिटिकल साइंस की जब वही बात हो रही है ना, तो मैं कौन सा पढ़ के आया हूँ यार, मैं भी तो तुम लोग के सामने बोलते जा रहा हूँ लगातार, मैं कहाँ से क्या तुम देख रहा हूँ। समझो, आपके पास लेक्चरेट का टॉपिक बढ़ाने के लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है, और वो चीज़ आपको कब आएगा, जब आप बोलना सीखोगे धीरे धीरे। चाहे वो हिंदी में बोलो चाहे वो इंग्लिश में बोलो, पहले बोलना सीखो। ठीक है, डन है। तो अगर हो सकता है कल मैं ना आऊँ तो शिवम की कल क्लास शुभम लेगा, और क्लास में सब लोग आना कल भी। शिवम जो पढ़ाएंगे वो पढ़ना। हो सकता है परसों, क्योंकि शायद छुट्टी है मेरे को लगता है स्कूल की मुहर्रम की वजह से, परसों या नरसों जब भी होगी तो मैं क्लास लूँगा दोपहर टाइम में, क्योंकि सबकी छुट्टी रहेगी उस दिन। ठीक है, तो फिर से क्लास लूँगा और वी विल कंडक्ट अ क्लास एंड देखते हैं क्या होता है आगे चल के। ठीक है, डन है। अच्छा, कोई बात नहीं शिवम, कल तुम्हें क्लास लेनी है, अगर मैं फ्री रहूँगा तो तुम्हें क्लास लेनी, कल इंग्लिश पढ़ाना है आपको। ठीक है।